नमस्कार दोस्तों, सबको जय हिंद, वंदे मातरम। लॉकडाउन 4.0 स्टार्ट हो चुका है 18 मई 2020 से। और जैसे कि हम आप लोग कयास लगा रहे थे कि इस लॉकडाउन में काफ़ी छूट मिलने वाली है, लोगों को कई रियायतें मिलने वाली हैं, क्योंकि पिछली बार जो मोदी जी ने संबोधन किया था राष्ट्र को, उसमें उन्होंने कहा था कि लॉकडाउन 4.0 जो रहेगा वो बिल्कुल नए रूप में रहेगा, कई रियायतें आपको दी जाएंगी इसमें। हालांकि इस चीज़ को उन्होंने राज्य सरकार के ऊपर ही छोड़ा था कि राज्य सरकार जैसा चाहे अपने हिसाब से रियायत दे सकती है, जोन्स के हिसाब से। यदि आप ग्रीन जोन में हैं तो आपको ज़्यादा रियायतें मिलेंगी, यदि आप रेड जोन में हैं तो आपकी रियायतें कम रहेंगी, यदि आप ऑरेंज जोन में हैं तो आपकी जो रियायतें हैं वो एवरेज रहेंगी। तो बात यहाँ पर कर रहे हैं, यहाँ पे ही मैं करने आया हूँ, वो है आपके उस राहत पैकेज का जो मोदी जी द्वारा घोषित किया गया था 12 मई को। आप यहाँ पे टाइमिंग देखिएगा, मोदी जी की बड़ी ज़बरदस्त टाइमिंग रहती है, आंकड़ों को लेके बड़ा बड़ा फिक्स रहता है उनको। आप जब आए थे 12 मई 2020, टाइम था 2020, पैकेज था 20 लाख करोड़ का। हालांकि अर्थशास्त्रियों ने जब इस पे एनालिसिस किया, कई चीज़ें कही, मोदी यही आया कि मोदी जी ने जो 20 लाख करोड़ का जो पैकेज बोला है, ये आवेश में आके उन्होंने कुछ ज़्यादा बोल दिया है, जिसको उन्होंने ये भी कहा कि ये जीडीपी का आपका 10% रहेगा। मूल्यांकन हुआ तो ये करीब जीडीपी का 1% निकला है। वो मैं आपको आगे बताऊंगा किस हिसाब से रहा है। मैं आपको पहले उस 20 लाख करोड़ का जो अमाउंट है वो कैसे कैसे किन किन लोगों पर इस्तेमाल किया है, वो आपको मैं फ़ोटोज़ के द्वारा यहाँ पे बताता हूँ किन किन लोगों पे खर्च किया गया है। मोदी जी ने आके 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज घोषित किया था, और उसको कैसे बांटा जाएगा वो मैं आपको फ़ोटोज़ में आप ऊपर देख सकते हैं। हालांकि जब मोदी जी ने ये पैकेज अनाउंस किया था, उन्होंने सारी डिटेलिंग नहीं दी थी। डिटेलिंग के लिए उन्होंने कहा था कि वित्त मंत्री जी आएंगी, वो आपको उसमें संक्षिप्त में बताएंगी कि कहाँ कितना पैसा खर्च किया जाएगा, कहाँ कितना पैसा दिया जाएगा राहत पैकेज। तो इस राहत पैकेज को घोषित करने के लिए हमारी वित्त मंत्री आती हैं, और पूरा 5 दिन का ये टेलीकास्ट होता है। छोटे छोटे रूप में आके बताया जाता है कैसे कहाँ कितना पैसा खर्चा होगा। अंग्रेज़ी में पढ़ती हैं, उसका अनुवाद करते हैं हमारे राज्य वित्त मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी। तो 12 मई को ये भाषण होता है, 12 मई को ये संबोधन करते हैं राष्ट्र को मोदी जी, और 20 लाख करोड़ की घोषणा करते हैं। 13 मई को हमारी वित्त मंत्री जी आती हैं, 5,94,000 करोड़ का ब्यौरा देके जाती हैं कि कहाँ कितना खर्च होगा। इसके बाद 14 मई को आती हैं 3,10,10,000 करोड़ का, फिर वो आपको ब्यौरा देके जाती हैं। 15 मई को 1,50,000 करोड़, 16 मई को 81,000 करोड़, 17 मई को 80,000 करोड़ रुपए, और इसमें 8 लाख करोड़ रुपए जो है वो लिक्विडिटी फ्यूजन से क्रिएट किया जाएगा। लिक्विडिटी फ्यूजन कहें या सीआरआर कहें, जिसके बारे में मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। उस वीडियो का मैं लिंक जो है दोबारा इस कमेंट में शेयर कर दूँगा, आप इसको दोबारा देख सकते हैं। तो 8 लाख करोड़ रुपए है जो लिक्विडिटी फ्यूजन से क्रिएट किया जाएगा। यदि आप इसको जोड़ें तो आंकड़ा तकरीबन आपका 10 लाख करोड़ रुपए का ही आता है, जो पहले ही 2 लाख करोड़ रुपए पहले ही घोषित हो चुके हैं। कई चीज़ें ऐसी जुड़ी हैं जो होती आ रही हैं, जैसे मनरेगा हो गया। मनरेगा में एक अच्छी बात यह है कि इसमें जो दिहाड़ी मज़दूर हैं, उनकी जो दिहाड़ी 190 रुपये कुछ हुआ करती थी, वो बढ़ा के 200 रुपये कुछ कर दिया है इन्होंने, जो एक अच्छी पहल है सरकार के द्वारा। और ये सब चीज़ जितनी भी अमाउंट इसमें दिए जा रहे हैं, इसमें अगर आप देखें तो सरकार जो मूल्यांकन हुआ है उसका केवल जीडीपी का केवल 2% ही इसमें सरकार अपनी तरफ से खर्च कर रही है। जीडीपी का केवल बाकी 1% है, सारी क्षमा चीज़ें चाहूँगा। आप देखेंगे तो एक लोन के तौर पे आपको दी जा रही हैं।
जो आपको दोबारा वापस करनी है। इस समय में अब मेरे समझ में ये नहीं आता कि लोन कौन लेगा कौन नहीं लेगा लोन, क्योंकि काम धंधे सबके ठप हैं इस समय। और इतना बड़ा पैकेज ये था भी नहीं जिसमें आपको 5 दिन आके लोगों को बताना पड़े कि इतना इस दिन दिया जाएगा, इतना इस दिन दिया जाएगा। अगर एक सीधी सीधी सी भाषा में मैं इसको कहूँ तो ये लोगों को एक तरीके से डाइवर्ट किया गया है, एक तरीके से बरगलाया गया है। वो भी उस समय जब लोग सड़कों पर हैं, लोगों की नौकरियां छिन चुकी हैं, लोग आधी तनख्वाहों पे काम कर रहे हैं। उस समय जब कोरोना के पॉजिटिव्स दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, और यही कोरोना पॉजिटिव्स को लेके सरकार ने एक ग्राफ दिया था अप्रैल में कि मई के फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक में जो है ग्राफ नीचे चला जाएगा, जो कि आज अगर देखें तो बिल्कुल ऑपोजिट हो रहा है इसका। ऐसे में सरकार के दावे बिल्कुल भी सही नहीं है, ना सरकार सही दावे लोगों के साथ कर रही है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें बहुत से राज्य ऐसे हैं जो सहयोग नहीं कर रहे हैं, और इसमें अधिकतर राज्य वो हैं जो गैर बीजेपी शासित राज्य हैं। इसमें पहले आपको मैं कहूँगा तो ममता बनर्जी आती हैं, जो आज भी एकलौ चलो बे वाली स्कीम पे काम कर रही हैं, जो बिल्कुल आप ये कह रही हैं कि 21 मई के बाद जितने भी बड़े मॉल्स वगैरह हैं उनके स्टेट्स में खोल दिए जाएंगे। और नाइट कर्फ्यू के वो बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं। वो चाहती नहीं कि नाइट कर्फ्यू जो रात के 7 बजे से सुबह के 7 बजे तक लगे वो बिल्कुल ना लगे, जो कि मैं मानता हूँ कि एक तरीके से गलत है। ये समय ऐसा है, कोरोना काल ऐसा है कि लोगों को साथ लेके चलना पड़ेगा सरकार को, और जितने भी राज्य सरकार हैं सबको केंद्र सरकार की गाइडलाइंस को मानना पड़ेगा। अब उम्मीद जो लगाए बैठे थे हम मोदी जी के पैकेज के हिसाब से हर व्यक्ति के अकाउंट में 15,000 रुपये करीब करीब, हर अकाउंट में नहीं, हर लोगों को जो है करीब करीब 15,000 रुपये मिलेंगे, वो तो एक धरा सा रह गया यहाँ पे, किसी को कुछ मिलने वाला नहीं है। एक स्कीम के तहत और एक लोन के तहत ये लोगों को बांटे जा रहे हैं। लेकिन अगर आप एक सही हिसाब से देखेंगे, यदि वाकई आपने अपनी चीज़ें बैक टू नॉर्मल करनी है, तो आपको ये अमाउंट जो हैं ये लोगों के अकाउंट में ही ट्रांसफ़र करनी पड़ेंगी। क्योंकि आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया था यहाँ पे, डिमांड का। डिमांड कैसे बढ़ेगी? जब लोगों के पास पैसा होगा, लोग चीज़ खरीदेंगे तब आपकी डिमांड बढ़ेगी ना। तो जब लोगों के पास पैसा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो डिमांड कैसे बढ़ेंगी? तो सबसे बढ़िया तरीका ये है सरकार को कि ये पैसा जो है लोगों के डायरेक्ट अकाउंट में डालें, ताकि वो चीज़ों की ख़रीदारी करें। और यदि चीज़ों की ख़रीदारी होगी तो चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि ये आर्थिक मंदी का दौर है। अन्यथा इससे पार पाना मुझे लगता नहीं है कि किसी और तरीके से संभव हो पाएगा। अब समय ऐसा भी है कि सरकार को लोगों के समक्ष जो है बिल्कुल जो सही बात है, सच्ची बात है, क्योंकि दौर वो चल रहा है, लोगों में गुस्सा बहुत है, सड़कों पर हैं, ख़ास तौर से प्रवासी मज़दूर जिस हिसाब से वो सहन कर रहे हैं इस लॉकडाउन के दौरान, लोगों में बहुत आक्रोश है इस चीज़ को लेके। तो जो सच बात है वही लोगों के सामने सरकार को रखनी पड़ेगी। और प्रवासी मज़दूरों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि सरकार का जो इनके प्रति रवैया है बड़ा ही निराशाजनक रहा है। मतलब जितनी भी आपकी घोषणाएं हैं, जितनी भी आपकी जो आप दावे कर रहे हैं कि सब चीज़ ठीक है, सारी हवा हवाई है। बाकी यही कहेंगे अंत में कि लॉकडाउन 4 चालू है, सरकार की गाइडलाइनों का आप पालन करिए। कई चीज़ें ऐसी हैं जिन पे सरकार ने छूट नहीं दी है, जैसे स्कूल्स, कॉलेजेस, होटल्स बंद रहेंगे, रेस्टोरेंट्स बंद रहेंगे, होम डिलीवरी हो सकता है या टेक अवे हो सकता है रेस्टोरेंट से, एयरपोर्ट्स बंद रहेंगे, बस स्टेशंस बंद रहेंगे, रेलवे बंद रहेंगे, और जितने भी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस हैं सारे बंद रहेंगे। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस खुल सकते हैं विदाउट क्राउड के, बिना भीड़ के, बिना लोग। जितने भी आपके धार्मिक स्थल है, राजनीतिक स्थल हैं, इन चीज़ों पे कहीं आप कोई सभा या कुछ वो नहीं कर सकते। धार्मिक स्थल जो हैं उनमें पूजा करने की अनुमति दी गई है, भीड़ आप उसमें नहीं लगा सकते हैं। और आपकी ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। और कई ऐसी चीज़ें हैं जिस पे सरकारों ने छूट दी है, और कई ऐसी चीज़ें हैं जिन पे छूट नहीं दी है। लेकिन एक थोड़ा सा मैं ताज्जुब हुआ हूँ सरकार के फैसले से कि उन्होंने जो नाइयों की शॉप हैं, अपनी जो बार्बर्स हैं उनकी और सैलून्स वालों को खोलने की इजाज़त दे दी गई है।
हालांकि उसमें भी सावधानियां बरती जा सकती हैं, उनको भी शर्तों के साथ उनको सरकार को खोलना चाहिए था, क्योंकि ये शॉप ऐसी हैं जहाँ से संक्रमण फैलने का अधिक खतरा है। क्योंकि अब ऐसा भी पॉसिबल नहीं है हर शॉपकीपर के लिए, जो भी बार्बर्स हैं उनके लिए ये पॉसिबल नहीं है कि हर व्यक्ति जो नया आ रहा है वहाँ पे हर आदमी के लिए नई तौलिया और नई चीज़ें इस्तेमाल करी जाएं। तो यही तरीका हो सकता है कि कोई अगर बार्बर शॉप जा रहा है तो कोशिश ये करे कि अपनी ही चीज़ें लेके वहाँ पे जाएं, जैसे कि तौलिया हो गया, और साबुन वगैरह अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं या फिटकरी वगैरह, ख़ास तौर से आदमी लोग जो जाते हैं वो अपनी ही लेके जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि समझ में आता है कि आप दाढ़ी मूछे बाल अपने हाथ से नहीं बना सकते। आप देख रहे होंगे मेरी मूछें भी आड़ी टेढ़ी हैं, क्योंकि ये खुद आत्मनिर्भर होकर बनाई गई हैं अपने ऊपर। और बात यहाँ पे करेंगे कई ऐसे प्रतिष्ठान जो बंद हैं, जिसमें होटल लाइन भी आते हैं, पर्यटन स्थल आता है, पर्यटन आ रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि इसको बंद ही रखना चाहिए सरकार को, अब धीरे धीरे इनको भी खोलना चाहिए शर्तों के साथ। जैसे होटल लाइन आप खोल सकते हैं 10% 15% ऑक्यूपेंसी के साथ खोल सकते हैं उनको, जो कि एक अच्छा कदम रहेगा। उसमें आपकी अपनी गाइडलाइंस होनी चाहिए, सैनिटाइज, मास्क, सब चीज़ों की उपलब्धता होनी चाहिए, और थर्मल स्क्रीनर आपके पास होना चाहिए। तो इन शर्तों के साथ सरकार जो है पर्यटन को भी आगे बढ़ा सकती है, क्योंकि हमारे अगर राज्य में आप देखेंगे उत्तराखंड में सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम जो है वो पर्यटन है। तो वो ऐसे में मैं मानता हूँ कि सरकार को इकोनॉमी वे में भी काफ़ी नुकसान हो रहा है। जो अगर इन चीज़ों को हल्के हल्के खोला जाएगा तो हो सकता है कि ये सरकार के लिए भी फ़ायदेमंद रहेगा, और जो होटल ऑनर्स हैं उनके लिए भी फ़ायदेमंद रहेगा। क्योंकि एंड ऑफ द डे आप देखेंगे उनके जो एक्सपेंसेस, रनिंग एक्सपेंसेस है, उतने खड़े के खड़े हैं। आपका चाहे काम ज़ीरो हो, चाहे आपका काम लाख करोड़ों का हो, उनको बिजली का बिल देना है तो वो देना ही है, उनको क्रेडिट कार्ड का बिल देना है तो देना ही है, और स्टाफ की तनख्वाह देनी है, चाहे आधी देनी है तो देनी है। इसमें सरकार ने कई बार ऐसा भी कहा था कि क्रेडिट कार्ड के बिल्स जो हैं और अपने बिजली वगैरह के जो बिल हैं इसमें कुछ छूट दी जाएगी, और यदि आप क्रेडिट कार्ड का बिल जमा नहीं करते हैं तो उसमें आपको पेनल्टी नहीं लगेगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमारा जो कंपनी का कार्ड था पिछली बार, उसमें पेनल्टी लग के आई है। तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो सरकार चाहे तो कर सकती है, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं सेल्फ़ जनरेटेड होती हैं, तो इसमें आपको सॉफ्टवेयर में जाके खुद ब खुद जाके उसमें उसको अमाउंट को ज़ीरो करना पड़ेगा, या कि बेसिक अमाउंट उसमें डालना पड़ेगा जो एक्सपेंसेस के हिसाब से उनके वो अप्रूव कर सके जो यूज़ कर रहा है उसको। तो अंत में यही कहूँगा कि लॉकडाउन आगे 2 हफ्ते तक चालू रहेगा। आप सुरक्षित रहें, अपने घरों में रहें, और सरकार के सभी गाइडलाइंस का आप पालन करें। राजनीतिक और व्यक्तिगत मतभेद आपके हो सकते हैं सरकार से, लेकिन ये ऐसा समय है कि आपको सरकार का साथ देना पड़ेगा, और जितनी भी गाइडलाइंस हैं उनको आप फॉलो करिएगा। धन्यवाद।